कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम कोराल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा यूनिट कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्जन को हम किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, किस तरीके से क्या क्या याद करेंगे, किस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़ने वाले हैं, फार्मूला मास पढ़ने वाले हैं और मोर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं ये चीजें। तभी इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर सिर्फ इसलिए डाला गया है कि आपकी मेमोरी को रिकॉल किया जाए। मीन्स अगर आप थोड़ा सा भूल गए हैं उस चीज का कोई कॉन्सेप्ट, तो वापस आपको वो चीज रिवाइज की जाए। तो बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ना है, बहुत आसानी से पढ़ना है, इजीली पढ़ना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत कामली पढ़ना है, बढ़िया तरीके से चीजों को समझ के चलना है। बेसिक चीजें चल रही हैं आपका। एक तरीके से ये मूवी का ट्रेलर भी नहीं है, टीजर चल रहा है। टीजर होता है ना मूवी का, ट्रेलर से पहले जो टीजर आता है, तो टीजर चल रहा है आपकी मूवी का। और जो पोस्टर आता है टीजर से भी पहले, तो पोस्टर आपको 9th-10th क्लास में केमिस्ट्री का दिखा दिया गया था। ये केमिस्ट्री का टीजर चल रहा है। इसके बाद जितने भी चैप्टर आप 11th में पढ़ेंगे वो इसके ट्रेलर होंगे, और जो मेन मूवी चलेगी वो आपकी केमिस्ट्री की चलेगी 12th क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मजे से पढ़ना है, बहुत आसानी से काम नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का मास। ठीक है, एटॉमिक मास टर्म का क्या मतलब क्या हो गया? किसी भी एटम का मास। अब सब आपको पता है कि भाई एटॉमिक मास किस किस का, हाइड्रोजन का जैसे क्या होता है एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है। लेकिन इसकी परफेक्ट डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी परफेक्ट डेफिनेशन हो जाती है कि हाउ मच आवर एटम इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। मतलब हमारा कितना एटम जो है, जो हमारा एटम है वो कितना हैवियर है 1/12 कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 जो एटम है उसके मास के 1/12 से कितना हैवियर हमारा एटम है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। कार्बन 12 को यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। किसी भी चीज को नापने के लिए उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 एटम का रेफरेंस लिया गया है। इसके रेफरेंस में हम मेजर करेंगे और कार्बन 12 का भी 1/12 कर दिया है। उसके रेफरेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो एटम है वो कितना हैवियर है। अब देखिए कार्बन 12 में कह रहा हूं, ये 12 क्या है? ये 12 है हमारा, आपने एक चीज पढ़ी होगी आइसोटॉप। अगर नहीं ध्यान है आपको तो मैं बता देता हूं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स होते हैं वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहे, उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटॉप्स। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के हमारे 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है हमेशा एटम के, और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। तो कार्बन जो है हमारा एटम, इसका एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है? 6 एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास कितना है? 12, 13, 14। मतलब चेंज हो रहा है। तो 3 ये हमारे कार्बन के क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। आई इतनी बात समझ में? और हर एक आइसोटॉप की डिफरेंट अबंडेंस होती है नेचर में। मतलब वो कितने अमाउंट में हमारा प्रेजेंट होगा। मान लीजिए कार्बन की अबंडेंस है मेरी 100%, उसके आइसोटॉप की अबंडेंस 100 में से किसी की 1% होगी, किसी की 90%, और जो बाकी बचा उसकी उतनी होगी। जैसे कि हमारा कार्बन, देखो कार्बन की जो है हमारी 100% मान ली मैंने, तो कार्बन जो 12 वाला है वो हमारी नेचर में 98.892% प्रेजेंट होता है। कार्बन 13 ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 1.108% होता है केवल प्रेजेंट ये। और अगर मैं कार्बन 14 की बात करूं, ये तो बहुत ही कम होता है, 2 × 10⁻⁻10% केवल ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये थी हमारी नेचुरल अबंडेंस की बात। तो वापस से एटॉमिक मास पे आते हैं। अब आपको आइसोटॉप पता चल गया होगा। तो कार्बन 12 का मतलब है यहाँ पे कि जिसका एटॉमिक मास हमारा 12 है
वो वाला आइसोटॉप ले रहे हैं हम कार्बन का, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटॉप मतलब जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको रेफरेंस यूनिट ले रहे हैं, उसके रेफरेंस में उसका 1/12 करके हैवीनेस निकालने हैं दूसरे एटम्स की, कितना हमारा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम हमारा हैवी है, वो होगा उसका एटॉमिक मास, ठीक है। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है मैं आपको बता दूं, इसकी यूनिट होती है AMU। क्या होती है? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब बात ये है कि ये जो AMU है ये हमारे पुराने लोग यूज करते थे, आज की तारीख में जो यूज की जाती है यूनिट वो यूज की जाती है U, यानी कि यूनिफाइड मास। कौन सा? यूनिफाइड मास, ये हमारी आज की तारीख में यूज की जाती है। तो ये होती है हमारी एटॉमिक मास की यूनिट। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है एटॉमिक मास? 16.02। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? 16.02 U, ये लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 U, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12.011 U, ये हमारा कार्बन का होता है क्या? एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास की बात समझ में आ गई। क्या होता है एटॉमिक मास? कि हमारा कोई भी एटम कार्बन के 1/12 के मास से हमारा कितना हैवियर है, दैट इज नोन टू बी एज एटॉमिक मास। अब बात आती है एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज मतलब कि सबका एवरेज, भाई जितने हमारे दे रखे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं मैथ में? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यही यहाँ पे करना है हमें। किसका निकालना है? एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है। अब बात ये है एवरेज निकालेंगे आइसोटॉप्स का। एक एटम के कई सारे आइसोटॉप हो सकते हैं, जैसे कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ये है और हर एक आइसोटॉप्स का आपका एटॉमिक मास ये दे रखा है। अगर मैं बात करूं कि इसका मुझे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास मेरा कितना आ जाएगा? जो भी हमारा जिसका भी निकालना है उसका हमारा एटॉमिक मास से रिलेटिव अबंडेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर दूसरे वाले का एटॉमिक मास उसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे वाले का एटॉमिक मास उसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टोटल अबंडेंस कितनी है इसकी, ठीक है। तो देखिए टोटल अबंडेंस यहाँ पे कितनी आएगी? 98 प्लस 1.108 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -10 करेंगे तो कितनी आएगी? 100 आएगी। 100% अबंडेंस है इसकी टोटल मतलब कार्बन की। तो देखिए कैसे निकालेंगे हमारा एवरेज एटॉमिक मास हमारा कितना आ जाएगा? 12 इंटू 98.892 प्लस अब दूसरा वाला ले लो 13.00335 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर -10 अपॉन में कितना आ जाएगा? तीनों को प्लस करूंगा, टोटल अबंडेंस मतलब 100% आ जाएगा मेरा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इसका आ जाएगा मेरा 12.011 यूनिट। ये आ जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है यही हमारा इसमें लिखा हुआ होता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में, वही हमारा जो एटॉमिक मास लिखा होता है वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। मतलब सभी आइसोटॉप्स का हम एवरेज निकाल लेंगे, वो हमारा होगा मेन एटॉमिक मास जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है। ऐसे आपको मैं क्लोरीन का भी निकाल के दिखा देता हूँ। क्लोरीन का कैसे निकालेंगे बच्चों? क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है हमारा क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। मतलब 3 अगर हमारा 35 वाले 3 का ये क्लोरीन है, सी नहीं है क्लोरीन है। अगर हमारे क्लोरीन 35 वाले 3% होंगे तो उस पर 1% होगा हमारा 1। मान लीजिए 300 हमारे 300 हमारे 35 वाले परसेंट है तो 100 मेरा कितने परसेंट होगा? 37 वाला। तो इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे 35 और कितने हैं? कितना अबंडेंस है? 3 प्लस 37 कितनी अबंडेंस है? 1 अपॉन टोटल अबंडेंस, दोबारा से लिख देता हूँ, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन
कितना आ गया 3 + 1 मतलब टोटल अबंडेंस 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया। अब 35 3 जा 105 + 37 अपॉन 4 105 + 37 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 142 अपॉन 4 और इसका करेंगे कितना आ जाएगा 35.5। तो आपने देखा होगा क्लोरीन का हमारा कितना होता है एटॉमिक मास 35.5। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर एटॉमिक मास हमारा पॉइंट में कैसे आ जाता है, क्योंकि एटॉमिक मास हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आधा आधा कैसे कर दिया आपने, तो 35.5 कैसा आया, तो वो ऐसा आया भैया कि हमारा आइसोटॉप्स का सम भी तो एवरेज निकालेंगे, वो भी तो हमारा एटॉमिक मास होता है। तो इस तरीके से हमारा 35.5 आया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें आ रहे हैं तो पॉइंट में कैसा आ गया, तो आप उसको ये वाला कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लोरीन का भी निकाल के दिखा दिया एवरेज एटॉमिक मास, और आपको मैंने कार्बन का भी निकाल के दिखा दिया। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको रिलेटिव अबंडेंस दे देगा, आइसोटॉप दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, इसका एटॉमिक मास जो कि एवरेज एटॉमिक मास आपसे पूछ लेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, रिलेटिव अबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरा आइसोटॉप का प्लस तीसरा आइसोटॉप का, जितने भी होंगे अपॉन में टोटल अबंडेंस कर देंगे। तो उस तरीके से हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का मास। और मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम अप कर दीजिए। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है, एटम सब केमिकली कंबाइन होते हैं। तो इसी तरीके से जब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास लो और सबको सम अप कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरा, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मेरा CH4 है, तो CH4 में मेरा एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन का जितना एटॉमिक मास है प्लस 4 हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास है, मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एक कार्बन का कितना होता है 12.001 यूनिट, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16.043 यूनिट। इसी तरीके से मैं H2O वाटर का भी निकाल सकता हूँ। वाटर का कैसे निकलेगा, H2O कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है मेरा 1.008 इंटू 2 प्लस 16 यूनिट, कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा हमारा 2.016 प्लस 16, कितना आ जाएगा हमारा 18.016, और इसको अप्रोक्सीमेट में लिख सकता हूं मैं 18.02। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा H2O का आ जाएगा हमारा 18.02। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद आती है फॉर्मूला मास की बात। तो देखिए फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, फॉर्मूला मास भी हमारा मॉलिक्यूलर मास है। फर्क सिर्फ इतना है, फॉर्मूला मास हमारा यूज होता है आयनिक क्रिस्टल्स के लिए। जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल तो बनाते नहीं है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब प्लस अलग होता है, आयंस किससे बनते हैं, प्लस माइनस से बनते हैं, नहीं बनते हैं। मान लीजिए NaCl का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो NaCl में Na+ Cl-, तो इस तरीके से हमारे आयंस बनते हैं। उसको मॉलिक्यूल थोड़ी कहेंगे भाई, आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स का अगर मैं मास निकालूं तो उसको मॉलिक्यूलर मास ना बोल के क्या बोल देता हूं मैं, फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम है फॉर्मूला मास। अगर हम आयनिक क्रिस्टल्स के लिए यूज करें तो होता है हमारा फॉर्मूला मास। जैसे कि हमारा NaCl मतलब सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 अभी निकाल के दिखाया था आपको, ऐड करेंगे तो NaCl क्रिस्टल का मेरा कितना आ जाएगा 58.5 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत बढ़िया चीज है। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope। ये कह रहा है मतलब कि हमारा 12 ग्राम, जो हमारा 12 ग्राम कार्बन 12 का आइसोटॉप होगा, उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो होगा 1 मोल के बराबर। या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगी किसमें,
12 ग्राम 12 ग्राम हमारे कार्बन 12 के आइसोटॉप में। कैसे निकालेंगे भाई, 12 ग्राम है और हमने एक्सपेरिमेंटली जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर था इंस्ट्रूमेंट, उससे निकाल लिया। एक एटम का जो मास होता है हमारा वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक एटम का मास इतना होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट से निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना है कि 12 ग्राम में कितना होए, कितने हमारे एटम होंगे। तो इस चीज को इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 एप्पल हैं, सॉरी मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे एप्पल हैं और उसका जो वेट है मेरा 100 केजीज वेट है। जितने भी एप्पल हैं एक टोकरी में मेरे पास बकेट में एप्पल हैं, उसका वेट है मेरा 100 केजीज और मुझे निकालने हैं कि कितने एप्पल उसमें प्रेजेंट है। और वो कह रहे हैं कि हर एक एप्पल जितने भी हैं ये वो 10 जो हमारा 1 किलो का 1 केजीज का एक एप्पल है, या फिर 10 किलो का एक एप्पल मान लो। वैसे होता नहीं है, मान लीजिए 10 किलो का एक एप्पल है और मेरे टोटल 100 किलो एप्पल हैं। तो एप्पल कितने होंगे मेरे, 100 से 10 को डिवाइड कर दो, 10 एप्पल आ जाएंगे मेरे। 10 किलो के 10 एप्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यहीं पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए कि मेरा 12 ग्राम में निकालना है कितने एटम या कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। एक पार्टिकल का वेट मेरा इतना है, तो 12 को इससे डिवाइड कर दूंगा, 12 को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6.022136 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स पर मोल। ये मोल ही तो है, मोल निकाल रहे हैं, तो इतने एटम्स एक मोल में हमारे आ गए। और यही होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर हमारा यही होता है। क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा H2O के एक मोल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो आप कहेंगे इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक मोल में, इतने। कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मोल में, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। 2 मोल की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतने पार्टिकल्स। अगर 1000 मोल की बात करें तो इसको 1000 मोल से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पार्टिकल्स हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की आपको बात समझ में आ गई होगी, मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बात ये है कि मोल कॉन्सेप्ट की हमारी जरूरत क्या पड़ी, कि हमारा जब ऐसे हिसाब चल रहा था जरूरत क्या थी। देखिए बात ये है, एटम्स हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एक एक छोटे छोटे पार्टिकल में भी छोटा छोटा मैटर जो होता है उसमें भी हमारे करोड़ों अरबों खरबों एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उनकी कैलकुलेशन करने लगे किसी चीज़ की, तो एक तो न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेशन करेंगे उसकी तो गलत होने के चांसेस है, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। फिर उसको कैलकुलेशन को इतने बड़े बड़े नंबर लिखने के लिए टाइम कितना वेस्ट होता है। तो इस चीज़ को हमारे साइंटिस्ट ने सोचा भाई इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसको इजी अप्रोच डालने के लिए, उसको इजी करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और मतलब एटम्स को एक मोल की टर्म्स दे दी जिससे हमारा ज्यादा नंबर्स ना लिखने पड़े और हमारा कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। एवोगैड्रो नंबर तो क्या होता है, 1 मोल हमारा किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा एक चीज और, एक टर्म आती है आपकी मोलर मास। कौन सी टर्म आती है, मोलर मास। मोलर मास मतलब जो हमारा मास प्रेजेंट हुआ ग्राम में, एक मोल में हमारे कितना ग्राम एटम प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन टू बी मोलर मास। अगर मैं H2O की बात करूं, H2O का मोलर मास होता है हमारा 18 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। और एटॉमिक इसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारा 18 यूनिट। कितना होता है, 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मोलर मास क्या हो गया कि एक मोल में हमारे कितने ग्राम हमारा H2O या कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज नोन टू बी इट्स मोलर मास। देखिए सिंपल सा इसका तरीका है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो यूनिट में होता है और जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल में होता है। बस यूनिट हटा के आप ग्राम पर मोल लगा दीजिए, मॉलिक्यूलर मास आपका ऑटोमेटिकली मोलर मास कहलाने लगेगा। बात आई समझ में? तो ये था हमारा मोलर मास का कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एटॉमिक मास, रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया है, फॉर्मूला मास पढ़ लिया है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया है और मोलर मास के बारे में पढ़ लिया। तो ये छोटी छोटी बहुत बढ़िया बेसिक क्यूट सी चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ाई। बिल्कुल आपके आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी ये चीज़ें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जिससे मेरी वीडियो जैसे ही आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत।
तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। एनसीईआरटी के इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।